गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रोवर हेड कंबशन चैम्बर। ये डिज़ाइन एक गुड कंबशन चैम्बर की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसा आप देखेंगे इस डिज़ाइन में जो सिलेंडर हेड है वो हेमी स्फेरिकल शेप बनाता है अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी वजह से लेसर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बनता है। सरफेस एरिया कम होता है कंपेयर टू वॉल्यूम, और इस यही वजह है कि आउटपुट पावर और इफ़िशियंसी बहुत अच्छी देता है। स्पार्क प्लग को सेंट्रली लोकेट किया गया है, जिसकी वजह से जो फ्लेम ट्रैवल हो रही है उसके लिए कम ट्रैवल होना पड़ता है, फ्लेम ट्रैवल रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ थिन लेयर फॉर्म होती है एंड चार्ज की बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर, और वो कूल हो जाती है बाय रिलेटिवली इनटेक वॉल ऊपर दिया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो मास है एंड मास वो कूल हो जा रहा है, और जो मास बन भी रहा है वो निग्लिजिबल है। तो इसकी वजह से जो डिटोनेशन की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और ये इंजन हायर कंप्रेशन रेशो को एम्प्लॉय कर सकता है। इतना अच्छा डिज़ाइन होने के बाद एक डिसएडवांटेज ये आता है कि जो सिलेंडर हेड है उसको हम रिमूव जब करेंगे तो वॉल और गियर मेकनिज़म को भी हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल और मेकनिज़म उसके ऊपर दिया हुआ है। तो जब भी हम ओपन करेंगे तो वहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि गियर और मेकनिज़म, वॉल मेकनिज़म को भी हमें ओपन करना पड़ेगा। और एक और बात यहाँ देखने वाली ये भी है कि जो वॉल मेकनिज़म दिया हुआ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इनटेक वॉल इंक्लाइन पोजीशन में है, एग्जॉस्ट वॉल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो उनका ऑपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। शेप ऑफ पिस्टन जो रहेगा वो क्राउन टाइप का हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ेगा, ताकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। तो इसी तरह एक नेक्स्ट जो हमारा कंबशन चैम्बर है, वेज हेड कंबशन चैम्बर, जिसकी डायग्राम आपके सामने आ रही है। वेज की शक्ल का बना हुआ होता है ये। जब वॉल जो होते हैं इसमें दोनों वॉल, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल, साइड बाय साइड प्लेस किए जाते हैं इंक्लाइन पोजीशन में। तो क्या होगा, जो एंड गैस रहेगी वो कूल हो जाएगी बाय इनटेक वॉल एंड रिलेटिवली कूलर पिस्टन, जो पिस्टन रहेगा उससे। स्पार्क प्लग को अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से फ्लेम ट्रैवल कम होता जा रहा है। This type of combustion chamber have all the advantage listed in the objective of combustion chamber। जब हम combustion chamber डिज़ाइन करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, उन सारे ऑब्जेक्टिव को का एडवांटेज इसमें आता है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारी एफ हेड कंबशन चैम्बर। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखेंगे वेज हेड कंबशन चैम्बर में कि ज़्यादातर जो व्हीकल होती है वो वेज हेड कंबशन चैम्बर यूज़ करती है। कुछ व्हीकल रोवर हेड कंबशन चैम्बर भी यूज़ करती है, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस होता है वो इजी नहीं होता, गियर मैकेनिज्म को हमें डिस्टर्ब करना पड़ता है। एफ हेड कंबशन चैम्बर आपके सामने है। एफ हेड कंबशन चैम्बर इंडियन जीप्स में यूज़ होता है। जो ये कंबशन चैम्बर वेज हेड शेप में भी दिखता है, सिमिलर डिज़ाइन है, लेकिन रोवर हेड कंबशन चैम्बर से मिलता जुलता डिज़ाइन। तो रोवर हेड एंड वेज शेप कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन को हम मिक्स करके एफ हेड कंबशन चैम्बर डिज़ाइन बनाते हैं। ये कंबशन चैम्बर ऑल मॉडर्न जो कंबशन चैम्बर है सब के एडवांटेज पर इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इनलेट वॉल को वर्टिकली पोजीशन में केप्ट किया है, जिसकी वजह से लार्ज इनटेक एरिया मिल रहा है, और
ब्रीथिंग इंक्रीज हो जा रही है एयर की और रिड्यूस कर रहा है पंपिंग लॉस। साथ ही साथ पंपिंग लॉस भी रिड्यूस हो रहा है और एयर की ब्रीथिंग बढ़ रही है। जो कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पर एयर की टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था ड्यू टू बैक फ्लो, ये कंबशन चैम्बर में ये एडवांटेज भी मिलता है कि बैक फ्लो की वजह से कंबशन चैम्बर में टर्बुलेंस भी प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ टर्बुलेंस क्रिएट किया जाता है लेफ्ट हैंड पोर्शन से, जो कि पिस्टन हेड की वजह से होता है। जब पिस्टन हेड टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है तो स्क्विश एक्शन होता है। अब स्क्विश एक्शन होता क्या है, जब पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाने लगता है तो रेडियल डायरेक्शन में जो चार्ज है वो मूव करता है। वॉल्यूम जो है आउटर साइड का वो ज़ीरो हो जाता है और वहाँ से चार्ज इनर पोर्शन में आने लगते हैं। तो ये जो रेडियल मोशन है चार्ज की, उसे हम कहते हैं स्क्विश एक्शन। तो जब ये स्क्विश एक्शन होता है तो एडिशनल टर्बुलेंस प्रोड्यूस होता है। स्पार्क प्लग इंक्लाइन पोजीशन में है और इस तरह से लोकेट किया गया है कि वो फ्लेम ट्रैवल को रिड्यूस कर रहा है और इसी के साथ साथ डिटोनेशन टेंडेंसी को भी रिड्यूस कर रहा है। अब ये जो हमारा कंबशन चैम्बर था बहुत सारी व्हीकल्स में यूज़ होता है, लेकिन जो जैगुआर कंपनी है उसने अपना खुद का एक अलग कंबशन चैम्बर बनाया, वो इस तरह से दिखता था। अब इस कंबशन चैम्बर का एडवांटेज ये था कि इसका जो शेप था वो हेमी स्फेरिकल शेप दिया हुआ था, जिसकी वजह से मिनिमम सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो मिलता था। और ये कंसेप्ट एक और बात के लिए भी था कि जो हेड लॉसेस थे वो कम हो गए थे और आउटपुट पावर और थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द इंजन वो बढ़ जाती थी, इसलिए ये कंसेप्ट को यूज़ किया था। जो कंबशन चैम्बर है उसको हेमी स्फेरिकल शेप में डिज़ाइन किया है और उसी के साथ इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल भी उसके ऊपर प्लेस किया गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो वॉल है वो इंक्लाइन पोजीशन में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हेमी स्फेरिकल शेप होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र लॉस जो था वो रिड्यूस हो गया है। उसके ही साथ साथ लो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ये हमें ये भी परमिट करता है कि लार्ज डायमीटर के वॉल्स हम यूज़ करें। जब लार्ज डायमीटर के वॉल्स हम यूज़ करेंगे तो हाई वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशिएंसी भी मिलती है। यहाँ पर एक बात ये याद रखेंगे, जब पिस्टन हम जैगुआर कंबशन चैम्बर में जब हम पिस्टन यूज़ करेंगे वो क्राउन शेप का पिस्टन होगा, जिसकी वजह से टर्बुलेंस मिलेगा, फ्लेम स्पीड इंक्रीज होगी और रिड्यूस करेगा टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन। स्पार्क प्लग को सेंट्रली लोकेट किया है जो कि रिड्यूस करता है फ्लेम ट्रैवल एंड अगेन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डिटोनेशन। अब हम देखेंगे कि कंबशन चैम्बर हमारा हो गया। यहाँ पर 8 टाइप्स हमने देख लिए कंबशन चैम्बर की, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टाइप थी रोअर हेड, वेज हेड कंबशन चैम्बर, एफ हेड कंबशन चैम्बर, जो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज रखते थे एज़ कम्पेयर टू टी हेड, एल हेड। और एक और यहाँ पर कंबशन चैम्बर आता है जो डिवाइडेड कंबशन चैम्बर जिसे हम कहते हैं, जो मर्सिडीज़ में यूज़ होता है। मर्सिडीज़ बेंज में 336 में यूज़ हुआ है, जिसे हम कहते हैं डिवाइडेड कंबशन चैम्बर। डिवाइडेड कंबशन चैम्बर एक्चुअल में ऐसा चैम्बर होता है, स्पार्क प्लग के पास हम थोड़ा सा एरिया सप्लाई करते हैं जहाँ पर रिच मिक्सचर हमें मिलता है, इसे हम सेकेंडरी कंबशन चैम्बर करते हैं। और जो मेन कंबशन चैम्बर है वो नीचे होता है क्लियरेंस वॉल्यूम में। 20% जो है चार्ज वो सेकेंडरी कंबशन चैम्बर में जाता है और वहाँ पर रिच मिक्सचर होता है, और 80% जो है लीन मिक्सचर होता है जो मेन कंबशन चैम्बर में होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरिफिस फॉर्म हो रहा है। जब हम स्पार्क प्लग से चार्ज को बर्न करते हैं तो पहले सेकेंडरी कंबशन चैम्बर में इग्निशन होता है और वो एक टर्बुलेंस के साथ फ्लेम को टॉर्च की तरह
फ्लेम निकलती है वहाँ से और लीन मिक्सचर को बर्न करती है। अब हम देखेंगे कि इग्निशन इंजन जो है, स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें फ्यूल जो यूज़ होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फ्यूल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, तो यूजुअली इसमें गैसोलीन इंजन यूज़ होता है और गैसोलीन जो है मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का और लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो इसमें ये कंसिस्ट करते हैं पैराफिन, ओलेफिन, नेपथीन्स एंड एरोमेटिक इन डिफरेंट कंपोजिशन। जो कंपोजिशन जो गैसोलीन वेरीज करेगा उसकी क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल और रिफाइनिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल गैसोलीन, एक्चुअल में गैसोलीन होना कैसा चाहिए जो हमारे इंजन में हो। तो इससे हम ये कंपेयर कर सकते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा गैसोलीन अच्छा है, हमारे इंजन के लिए रिक्वायर्ड है, और कौन सा गैसोलीन अच्छा नहीं है। जब हम गैसोलीन यूज़ करेंगे तो हम उस पर ये सारे पॉइंट से चेक कर सकते हैं कि गैसोलीन हमारे लिए बेटर है और नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो वेपोराइजेशन होना चाहिए गैसोलीन इंजन का, वो इजी होना चाहिए और एयर के साथ इजीली मिक्स हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इट शुड पजेस एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़। जो गैसोलीन है वो इजीली नॉकिंग प्रॉपर्टी, नॉक ना हो जाए, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी रखे, नॉक होने से रोके इंजन को। मीन्स सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो डिले पीरियड हो गैसोलीन का वो ज़्यादा हो, प्री इग्निशन जल्दी ना हो। उसके साथ साथ जो गैसोलीन है उससे चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, हैंडल करने में भी इजी हो, क्लीन हो, नॉन करेजिव हो, जो मेटल पार्ट है उसको करोड ना कर दे। प्री इग्नाइट भी ना हो इजीली। इसकी वजह से क्या होगा, जब प्री इग्नाइट होगा तो नॉकिंग कंडीशन आएगी, और हमने पहले ही कहा है कि नॉकिंग ना होना चाहिए। सल्फर कंटेंट भी कम हो उसके अंदर, गम और वार्निशेस भी ना फॉर्म करे। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जितना गैसोलीन का कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहेगा उतना अच्छा फ्यूल रहेगा। जो ये अबो रिक्वायरमेंट हमारी, वो कुछ प्रॉपर्टी से हमारी को रिलेट होती है, कनेक्टेड है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है वोलाटिलिटी। मिक्सचर कंसिस्टिंग पार्टली और फुल्ली इवापोरेटेड गैसोलीन in case of SI engine with air is prepared in carburetor and supplied to engine through intake manifold। जो intake manifold है वहाँ से हम इंजन को सप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो गैसोलीन है मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, और अलग अलग प्रोपोर्शन में हम इसे ऐड करते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। जो वोलेटिलिटी है फ्यूल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है परफॉर्मेंस और ऑपरेशन ऑफ इंजन, कार्बोरेटेड इंजन। कुछ मेथड है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वोलेटिलिटी। ASTM डिस्टिलेशन टेस्ट, जिसे हम अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल भी कहते हैं। सेकंड टेस्ट है रेड वेपर टेस्ट। तो अब हम देखेंगे ये कौन कौन से टेस्ट है। ASTM डिस्टिलेशन टेस्ट, जो एपरेटस यूज़ होगा वो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इसमें एक बर्नर रहेगा, 10 cc फ्लास्क रहेगा और थर्मोमीटर रहेगा, एंड एक और जो रहेगा कंडेंसर रहेगा, 100 cc ग्रेजुएटेड सिलेंडर रहेगा। जो फ्लास्क रहेगा उसमें से वेपर फॉर्म होगा, उसको हम कंडेंस करेंगे कंडेंसर में, और ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हम कलेक्ट करेंगे। टेम्परेचर जो फर्स्ट ड्रॉप का फॉर्म होगा, मतलब
पहला ड्रॉप जो कंडेंस होगा उसका टेम्परेचर हम मेज़र करेंगे और वो सिलेंडर में जाएगा, उसे हम मेज़र करेंगे, उसका नाम हम देंगे इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। अब देखेंगे जो गैसोलीन है वो मिक्सचर है वेरियस हाइड्रोकार्बन का, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग जब हम करेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कंटिन्यूसली, जैसे जैसे इवापोरेशन होगा फ्यूल का। अब एक और बात ये भी याद रखना है, जो वेपर टेम्परेचर रहेगा उसको हर 10 cc पर हमें कंडेंसेट जो 10 cc होगा उसका हमें रिकॉर्ड करते जाना है ग्रेजुएटेड सेंटर के अंदर। हमें ग्रेजुएटेड सेंटर के अंदर मार्किंग दी हुई होगी, उससे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे हर 10 cc गैसोलीन का टेम्परेचर। एट द एंड क्या होगा, जो लास्ट ड्रॉप रहेगा उसको, वो जो कंडेंस होगा उसका भी टेम्परेचर हमें मेज़र करना है और उसका नाम देना हमें एंड पॉइंट टेम्परेचर। और सिंपली जो मास ऑफ रेसिड्यू रह गए इन फ्लास्क के अंदर उसको भी रिकॉर्ड कर लेना है, कितना मास उसमें बचता है। अब हमें क्या करना है, एक कर्व प्लॉट करना है। यहाँ कर्व दिख रहा है ASTM डिस्प्लेशन कर्व बिटवीन परसेंटेज वॉल्यूम इवापोरेटेड एंड टेम्परेचर। जो हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है हर 10 cc का, उसको कर्व बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज इवापोरेटेड। तो ये हमें कर्व जो मिलता है ASTM कर्व, इससे हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट कर्व है वह हेवी ऑयल है। जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहला ड्रॉप कंडेंस होगा तो वो रहेगा हेवी ऑयल, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लगता है उसको, ज़्यादा हीट एनर्जी लगती है इवापोरेट करने के लिए। उसी के साथ साथ जो सेकंड कर्व बता रहा है वो लाइट डिस्टिलेट HSD, और थर्ड जो बता रहा है वो केरोसिन, जो हम डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं, वो 150 डिग्री पर इवापोरेट होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 150 डिग्री है, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ जो है नॉन वोलाटाइल, फिफ्थ है वोलाटाइल गैसोलीन, और 6 जो है एविएशन गैसोलीन। जो एविएशन पर्पज़ में यूज़ होते हैं वो गैसोलीन कहलाते हैं, एविएशन गैसोलीन। वोलाटाइल गैसोलीन जो नॉर्मल व्हीकल्स में यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है रेड वेपर टेस्ट। अब फिगर से पता चल रहा है कि एपरेटस क्या रहेंगे, प्रेशर एपरेटस। जो वोलेटिलिटी रहेगी गैसोलीन की उसको हम रिलेट कर सकते हैं रेड वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर गैसोलीन का जो इंक्रीज़ होगा वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होगा, और वो आल्सो डिपेंडेंट रहेगा कंपोजिशन पर। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रही है कि किस तरह से वो एपरेटस होता है। ऊपर प्रेशर गेज लगा है, बीच में एयर चैम्बर है और नीचे गैसोलीन चैम्बर है। अब टेस्ट के दौरान हम क्या करते हैं, जो चिल्ड ऑयल रहता है इक्वली टू 0.25 टाइम द वॉल्यूम ऑफ एयर। जो एयर चैम्बर में रहेगी, जितनी भी वॉल्यूम एयर रहेगी, वॉल्यूम की जितनी भी एयर का वॉल्यूम रहेगा उसके 0.25 मीन्स 1/4 जो है गैसोलीन हम गैसोलीन चैम्बर में रखेंगे और वो बहुत ही चिल्ड रहेगा, और उसको इमर्स करेंगे वाटर बाथ में, और वाटर बाथ का टेम्परेचर रहेगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बर्डन प्रेशर गेज ऊपर कनेक्ट किया रहेगा जो हमें रीडिंग देगा प्रेशर की, और रिप्रेजेंट करेगा द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द फ्यूल एंड राइज इन प्रेशर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर इन द एयर चैम्बर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर। अब क्या हो रहा है, जो बर्डन प्रेशर गेज है वो रीडिंग जो बता रहा है वो गैसोलीन के भी वेपर की प्रेशर बता रहा है, प्लस सम होते जा रहा है उसके अंदर एयर चैम्बर में जो वेपर प्रेशर है, और साथ ही साथ जो वाटर प्रेजेंट है एयर के अंदर उसके वाटर वेपर का भी प्रेशर ऐड है। जो इंक्रीज वेपर प्रेशर है एयर चैम्बर में
उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम गेज प्रेशर। एयर चैम्बर का अगर हम प्रेशर कैलकुलेट कर सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमको मिलेगा, जो रीडिंग मिलेगी वो गेज प्रेशर की रीडिंग मिलेगी और वो रेड वेपर प्रेशर रहेगा गैसोलीन का एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपली हमको अगर रेड वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन हमको चाहिए तो हमें एयर चैम्बर के जो प्रेशर है वेपर प्रेशर उसको कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमें जो बचा हुआ मिलेगा वो रेड वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन मिलेगा। और ये कितने टेम्परेचर पर आएगा? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रेड वेपर प्रेशर है वो ये टेस्ट इंडिकेट करता है द टेंडेंसी ऑफ फ्यूल टू वेपर लॉक। जो वेपर लॉक कब होगा उसके ऊपर ये टेंडेंसी होता है। और इसकी वैल्यू 0.475 बार से ज़्यादा और उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये समर कंडीशन की बात हो रही है। नेक्स्ट एक किया गया है इक्विलिब्रियम एयर डिस्टिलेशन टेस्ट। अभी जैसे देखेंगे ASTM डिस्टिलेशन कर्व जो है वो डायरेक्टली हम कोरिलेट नहीं कर सकते परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल से, क्योंकि फ्यूल जो है इवापोरेट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन यहाँ पर एयर को हमने नहीं लिया था ASTM में, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल डिस्टिलेशन टेस्ट में। यहाँ पर हमने एयर को नहीं लिया था और फ्यूल को इवापोरेट किया था, लेकिन हमें ASTM में हमने यहाँ पर फ्यूल को सिर्फ वेपर में कन्वर्ट किया है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो फ्यूल और एयर इवापोरेट होते हैं इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। देयरफॉर जो EAD इक्विलिब्रियम एयर डिस्टिलेशन टेस्ट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं टू सिमुलेट द इंजन कंडीशंस। और एयर डिस्टिलेशन कर्व गैसोलीन के लिए हम बनाते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में फोरकास्ट करने के लिए इंजन परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। अब इंजन की जो परफॉर्मेंस है और फ्यूल इकोनॉमी है वो स्पार्क इंजन की वो वास्टली अफेक्टेड बाय द वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल। फ्यूल की इकोनॉमी और परफॉर्मेंस दोनों डिपेंड करेगी वोलेटिलिटी पर। और इनफैक्ट ऐसा भी हम कह सकते हैं जो वोलेटिलिटी है फ्यूल की वो इन्फ्लुएंस करेगी डिज़ाइन ऑफ इंजन। वोलेटिलिटी से हम इंजन का डिज़ाइन भी चेंज करेंगे, और पर्टिकुलरली जो है शेप और डिज़ाइन हम चेंज करेंगे इनटेक मैनिफोल्ड का। और यही इफ़ेक्ट हम आगे देख सकते हैं इंजन ऑपरेशन पर। तो सबसे पहला इंजन ऑपरेशन होता है स्टार्टिंग, इंजन को स्टार्ट करना। तो रिच मिक्सचर हम यूज़ करते हैं एयर फ्यूल रेशो का 12:13:1 हम यूज़ करते हैं फॉर इजी स्टार्टिंग ऑफ द इंजन। रिच मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, स्लाइटली रिच मिक्सचर। साइचोमेट्रिक मिक्सचर 15:1 होता है, हम यहाँ पर 12 और 13:1 यूज़ कर रहे हैं ताकि इंजन का स्टार्टिंग ईजी हो। कुछ अमाउंट जो है फ्यूल का वो ज़रूर इवापोरेट होना चाहिए एट लो टेम्परेचर, स्लाइटली लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर। जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर पे, फॉर इनिशिएशन ऑफ कंबशन एंड ईजी स्टार्टिंग। जब भी हमें स्टार्टिंग अच्छी मिल सकती है और ईजी मिलेंगी। अब वो टेम्परेचर जो 10% ASTM कर्व पर है वो हमें बताएंगे, इंडिकेट करेंगे कि स्टार्टिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूल की कैसी है, फ्यूल की स्टार्टिंग कैसी होगी। और जब इंजन वार्म अप होगा आफ्टर स्टार्टिंग तो जो टेम्परेचर ऑफ इंजन का टेम्परेचर रहेगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा अप टू इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जो ड्यूरेशन रहेगा वार्म अप का और वार्म अप पीरियड जो रहेगा वो रिलेट करेगा 50% ऑफ वोलेटिलिटी
ऑफ द फ्यूल ऑन ASTM कर्व। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर लोअर होता जाएगा, लोअर पीरियड लगेगा वार्म अप के लिए, तो इंजन की जो ऑपरेशन रहेगा वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। कम बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम वार्म अप टाइम और इंजन का ऑपरेशन फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पैरामीटर आता है, इंजन स्टार्ट हो गया, वार्म अप हो गया, अब हम इंजन को एक्सेलरेट करेंगे। इंजन एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल ऑपरेशन। गुड एक्सेलरेशन और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए जो फ्यूल का इवेपोरेशन रेट है वो हाई होना चाहिए, ताकि बेटर मिक्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो फ्यूल का इंजन सिलेंडर में। और ये हमने रिसर्च के आधार से हमें पता चला है कि एक्सेलरेशन बेटर हो जाता है बॉइलिंग टेम्परेचर जब लो रहता है एट 50% ऑफ इवेपोरेशन रेट। जब इवेपोरेशन रेट 50% रहेगा, वहाँ पर अगर बॉइलिंग टेम्परेचर कम है तो एक्सेलरेशन अच्छा होता है। वहीं पर नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज जब रहेगी तो 50 to 70 इवेपोरेशन जो रेट रहेगा, परसेंट इवेपोरेशन रेट, वहाँ पर हमें टेम्परेचर कम चाहिए रहेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर। एक और यहाँ पर इफेक्ट करता है वोलेटिलिटी, क्रैंक केस डायलेशन। क्या करता है जब वोलेटिलिटी, जो लिक्विड फ्यूल ड्रॉपलेट मिक्सचर में रह जाते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर में, तो वो डाइल्यूट करता है इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल को। जो ऑयल है उसको डाइल्यूट करता है और उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है। जो लुब्रिकेशन का एक प्रॉपर्टी है कि विस्कस होना चाहिए लुब्रिकेशन, तो ये जो डाइल्यूशन होता है इसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाती है। और ये टेन करता है इंजन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंजन का फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है अगर विस्कोसिटी कम हो रही है, और क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेशन भी कम करते जाता है और वीक करते जाता है। और दो पार्ट जो है इंजन के दो पार्ट के बीच की जो फिल्म है उनको वीक कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ रहा है और पार्ट वियर होते हैं। नेक्स्ट है वेपर लॉक। उससे पहले एक और बात देख लेंगे कि जो ये प्रॉब्लम है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग क्रैंक केस वेंटिलेशन, ताकि क्रैंक डायलेशन ना हो। वेपर लॉक, जो इंजन है हम उसे कहेंगे कि वेपर लॉक्ड हो गया जब वेपर इंटरप्शन करेगा लिक्विड फ्लो में, तो हम कहेंगे इंजन वेपर लॉक हो गया। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको इंटरप्ट करेगा वेपोराइजेशन। अब ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ वेपोराइजेशन। ये रिड्यूस करेगा अमाउंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू सिलेंडर। जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल फ्लो हो रहे हैं उनके अमाउंट को कम कर देगा अगर ज़्यादा वेपर बनने लगे तो। सिंपली हम ये भी कर सकते हैं वेपर ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम देन लिक्विड। इस रिडक्शन की वजह से पावर लॉस होगा और कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ इंजन भी हो सकता है। अब वेपर लॉक को अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा, जो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इवेपोरेट हुआ है एट लो टेम्परेचर शुड बी स्मॉल, वो कम से कम होना चाहिए। और यही हमें ज़रूरी था स्टार्टिंग के वक्त और वार्म अप के लिए और नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ इंजन के लिए, कि हमें लो टेम्परेचर पर ज़्यादा इवेपोरेशन मिले। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंजन लॉक हो जाएगा। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपीरियंस से ये हमें पता चला है कि जो रेशो रहेगा इंजन लॉक स्टार्ट जब होगा वो रेशो पर होगा कि वॉल्यूम ऑफ वेपर रिलीज फ्रॉम द गैसोलीन टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन इन द फ्यूल। अगर वो एक्सीड करेंगे रेशो के 25 से तो हम उसे कहेंगे वेपर लॉक स्टार्ट हो गया।
0.25 से रेशो से अगर बढ़ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेपर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन फ्यूल, तो हम कहेंगे वेपर लॉस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इवापोरेशन लॉस। क्या होगा जब वेपर लॉस होंगे वेंटिंग होल्स से, जो कि स्टोरेज टैंक में होता है, और ये डिपेंड रहेगा वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल, क्योंकि जब सराउंडिंग टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फ्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा और जो वेंट्स दिए हुए हैं स्टोरेज में वहाँ से बाहर निकलने लगेगा और वो लॉस हमारा हो जाएगा। एंटी लॉक प्रॉपर्टी। अब फ्यूल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होना चाहिए जो रेजिस्ट करे टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन, और एंटी नॉक प्रॉपर्टी उसके अंदर हो इन एसआई इंजन। अब ये जो एंटी नॉक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर एंड केमिकल कंपोजिशन पर। ये जो फ्यूल के जो ये प्रॉपर्टी है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। गम एंड वार्निश। अभी एक बात ये भी है, ये भी देखने वाली है कि जो गम और वार्निश डिपॉजिट होते हैं इंजन पार्ट पर, तो उसकी वजह से गैसोलीन के अंदर जो गम होती है वो डिपॉजिट होती है मैकेनिकल पार्ट पर। अगर हाई गम कंटेंट है ड्यू टू अनसैचुरेटेड कार्बन इन गैसोलीन, तो ये कॉज करेंगे पिस्टन रिंग के प्लंगिंग का। पिस्टन रिंग जो है वो एक जर्क के साथ जर्क महसूस करेंगी जब कंप्रेशन और एक्सपांशन स्ट्रोक होगा, वॉल स्टिक हो जाएंगे और क्लॉगिंग ऑफ कार्बोरेटर जेट होगा। जो कार्बोरेटर जेट है वो क्लॉग बनाएगा उसके साथ। इसका रिजल्ट क्या होगा? पुअर ऑपरेशन होगा इंजन का और पुअर फ्यूल इकोनॉमी देगा। तो इसके लिए जो गम कंटेंट इन अ फ्यूल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 mg पर लीटर ऑफ गैसोलीन। अब लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर सल्फर कंटेंट। जो फ्यूल है उसके अंदर सल्फर कंटेंट कितना होना चाहिए? हाई सल्फर कंटेंट प्रोड्यूस करेगा अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुए हैं एक्चुअल में ये एसिड्स हैं, तो ये करोड करेंगे फ्यूल लाइंस को। जहाँ जहाँ से फ्यूल जाएगा वहाँ उन लाइंस को करोड करेंगे। मफलर मेटल पार्ट ऑफ द इंजन, मफलर को करेंगे और साथ ही साथ मेटल पार्ट जो है इंजन के उसको भी करोड करेंगे। और साथ ही ये भी हमें पता है कि सल्फ़र जो है लो इग्निशन टेम्परेचर रखता है, तो अगर सल्फ़र हमारे फ्यूल में है तो वो जल्दी बर्न हो जाएगा और टेंड्स करेगा, इंक्रीज़ करेगा टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन। तो इसीलिए जो सल्फ़र कंटेंट है गैसोलीन में वो हम अलाउ नहीं करते 0.25% बाय मास। और स्टैंडर्ड जो हम रिक्वायर्ड जो गैसोलीन हम यूज़ करते हैं मोटर में वो IS 27961961 हम रिफ़र करते हैं। तो आज हमारा यहाँ